अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की भारत यात्रा से पाकिस्तान की बेचैनी के कई कारण हैं, जो मुख्य रूप से भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते राजनयिक और सामरिक संबंधों से जुड़े हैं। पाकिस्तान की परेशानी के मुख्य कारण 1. क्षेत्रीय प्रभाव कम होना। पाकिस्तान पारंपरिक रूप से अफगानिस्तान की विदेश नीति, खासकर भारत के प्रति को प्रभावित करना चाहता रहा है। मुत्तकी का भारत दौरा और उच्च स्तरीय बातचीत इस बात का संकेत है कि तालिबान अपनी विदेश नीति में पाकिस्तान के हस्तक्षेप को नामंजूर कर रहा है। भारत और तालिबान के संबंध मजबूत होने से क्षेत्र में पाकिस्तान का प्रभाव कम होता है, जो उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के विपरीत है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये दौरा तालिबान की ओर से पाकिस्तान को एक स्पष्ट संकेत है कि अफगानिस्तान अपनी विदेश नीति स्वयं तय करेगा। 2. भारत को वैधता दिलाना। तालिबान के लिए भारत जैसी एक बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति के साथ जुड़ना उसकी अंतर्राष्ट्रीय वैधता, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने की घोषणा की, जिसे तालिबान एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानता है। पाकिस्तान को ये चिंता है कि भारत, जिसे वो अपना प्रतिद्वंद्वी मानता है, तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वीकार्यता दिलाने में मदद कर रहा है, जबकि पाकिस्तान और तालिबान के संबंध पिछले कुछ समय से खराब चल रहे हैं। 3. पाकिस्तान तालिबान संबंध में तनाव। अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाया गया था, लेकिन अगले 4 साल में दोनों के संबंध खराब होते चले गए। पाकिस्तान अफगान सरकार पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) का समर्थन करने का आरोप लगाता है, जिसकी संलिप्तता पाकिस्तान में कई आतंकी हमलों में पाई गई है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान TTP को खत्म करे और उसके नेताओं को सौंपे, जिसे अफगान सरकार नकारती रही है। मुत्तकी के भारत दौरे के दौरान ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर सैन्य संघर्ष हुआ। पाकिस्तान के अंदरूनी तौर पर अस्थिर होने के कारण वो 2 मोर्चों, भारत और अफगानिस्तान सीमा पर तनाव नहीं झेलना चाहता। 4. सामरिक और सुरक्षा चिंताएं। पाकिस्तान को ये चिंता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सुरक्षा और सामरिक हित मजबूत होंगे, जो उसके हितों के खिलाफ जा सकते हैं। भारत के लिए अफगानिस्तान मध्य एशिया तक पहुंच का जरिया भी है, जिससे पाकिस्तान को परेशानी होती है, क्योंकि वो भारत और अफगानिस्तान के बीच जमीनी रास्ता बंद कर देता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो मुत्तकी की भारत यात्रा पर टिप्पणी करते हुए अफगानों को भारत का वफादार तक बता दिया था, जो पाकिस्तान के गुस्से और चिंता को दर्शाता है। संक्षेप में, मुत्तकी की भारत यात्रा पाकिस्तान के लिए एक डबल झटका थी। पहला, ये तालिबान की भारत के साथ नज़दीकी को दर्शाता है, जिसे वो अपना विरोधी मानता है, और दूसरा, ये पाकिस्तान पर तालिबान के बढ़ते दबाव और क्षेत्रीय अलगाव की भावना को बढ़ाता है, खासकर जब इस्लामाबाद और काबुल के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को तुरंत रोकने की अपील की है। ये अपील उन्होंने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हुई बैठक के बाद की। खबर के मुख्य बिंदु। ट्रंप की युद्ध रोकने की अपील। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ अपनी बैठक को अच्छा और सार्थक बताया। उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन में जहां पर रूसी सेना के साथ लड़ाई चल रही है, उसे वहीं पर रोक दिया जाए। इलाकों का फैसला इतिहास पर छोड़ें। ट्रंप ने सुझाव दिया कि कब्जे में गए यूक्रेनी इलाकों का फैसला इतिहास पर छोड़ दिया जाए, और कहा कि अब और खून खराबे की कोई जरूरत नहीं है। दोनों देशों से अनुरोध। शनिवार को ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शुक्रवार को ज़ेलेंस्की दोनों से यही बात कही है। उन्होंने दोनों देशों से अविलंब युद्ध रोकने का अनुरोध किया। जटिलता की चेतावनी। ट्रंप ने कहा कि लड़ाई जितनी आगे बढ़ेगी, उतनी ही जटिल होती जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि जिस देश की सेना जहां पर है, वहीं पर वो रुक जाए और उसी लाइन को सीमा रेखा मान लिया जाए। यूक्रेन को बड़ा धक्का। ट्रंप का ये बयान यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में टॉमहॉक मिसाइल और अन्य उन्नत हथियार देने की मांग लेकर आए थे। ट्रंप ने तत्काल युद्ध रोकने की बात कहकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ट्रंप का बदलता रुख। खबर में बताया गया है कि फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से रूस यूक्रेन की लगभग 20% भूमि पर कब्जा कर चुका है। ट्रंप इस मसले पर लगातार बयान बदलते रहे हैं। पहले 15 अगस्त को पुतिन से वार्ता से पहले उन्होंने कहा था कि दोनों देशों को जमीन का लेन देन करना पड़ सकता है। मध्य में यूरोपीय देशों के दबाव के बीच उन्होंने कहा था कि यूक्रेन रूस से लड़कर अपनी जमीन खाली करा सकता है और इसके लिए उसे पूरी मदद दी जाएगी। ताज़ा बयान। अब उनका रुख फिर बदल गया है, जिसमें उन्होंने मौजूदा स्थिति पर रुकने की बात कही है। रूस का दावा। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसने जमीनी लड़ाई में यूक्रेन के पूर्वी भाग के 3 और गांवों को जीत लिया है। दिवाली छठ पर घर जाने की होड़। दिल्ली से मुंबई तक रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़। नई दिल्ली, सूरत, मुंबई। दीपावली और छठ पर्व के नज़दीक आते ही अपने घरों को लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिल रही है। नई दिल्ली से लेकर मुंबई तक सभी स्टेशन खचाखच भरे हुए हैं। वहीं गुजरात के सूरत स्थित उधना रेलवे स्टेशन पर तो शनिवार शाम को नज़ारा ऐसा था कि ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों को करीबन 2 किलोमीटर लंबी लाइन में लगना पड़ा।
12 घंटे पहले से लाइन में लगे यात्री। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर यात्री रविवार को जाने वाली साप्ताहिक और स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए शनिवार रात से ही लाइन लगाकर बैठे हुए थे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्टेशन परिसर और बाहर लिंबायत इलाके तक यात्रियों की लंबी कतारें लगी थीं। इनमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल थीं, जो धूल मिट्टी में बैठकर 12 घंटे पहले से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रेल मंत्री ने दिल्ली में लिया भीड़ नियंत्रण का जायजा। त्योहारी सीजन में भीड़ प्रबंधन को लेकर रेलवे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने बताया कि शनिवार पीक रश का दिन था, जब स्टेशन पर लगभग 1,75,000 यात्री पहुंचे, जिनमें से 75,000 नॉन रिजर्व यात्री थे। रेल मंत्री ने यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री सुविधा केंद्र और अतिरिक्त टिकटिंग काउंटर बनाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि त्योहारों के इस व्यस्त सीजन को संभालने के लिए रेलवे ने 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल 7,500 विशेष ट्रेनें चलाई गई थीं, ताकि यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिल सके। भीड़ नियंत्रण के लिए पुख्ता इंतजाम। होल्डिंग एरिया। नई दिल्ली, आनंद विहार और मुंबई जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए होल्डिंग एरिया, बैरिकेटेड एरिया या खटाल बनाए गए हैं। इन होल्डिंग एरिया में यात्रियों को क्रमबद्ध तरीके से प्रवेश दिया जा रहा है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर खासतौर पर जनरल कोच के यात्रियों के लिए अलग अलग खटाल बनाए गए हैं, ताकि धक्का मुक्की या भगदड़ की स्थिति न बने। सुरक्षा व्यवस्था। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। झांसी डीआरएम और आरपीएफ ने स्वयं कमान संभाल ली है। चेतावनी। रेल मंत्री ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए बताया कि कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यात्रियों की प्रतिक्रिया। हालांकि कुछ यात्रियों को टिकट न मिलने और बाहर टिकट के दामों में मनमानी की शिकायत है, लेकिन अधिकांश यात्रियों का मानना है कि इस बार रेलवे का इंतजाम बेहतर है। व्यवस्थित तरीके से यात्रियों को प्रवेश देने से भीड़ नियंत्रित हो रही है और किसी भी तरह के हादसे की आशंका कम हुई है। भीड़ का अन्य स्टेशनों पर भी हाल। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जाने वाले यात्रियों की बड़ी भीड़ नई दिल्ली और मुंबई के अलावा झांसी से गोरखपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों में भी देखने को मिल रही है, जहां भीड़ अधिक होने के कारण यात्री खिड़की से या धक्का मुक्की करके कोच में घुसते नजर आ रहे हैं। ब्रिट कार्ड योजना। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने की भारत के आधार की जमकर तारीफ। क्या यूके में भी कॉपी होगा मॉडल? नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत की आधार डिजिटल आईडी प्रणाली की खुलकर सराहना की है और इसे बहुत बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली ब्रिटेन के प्रस्तावित डिजिटल पहचान कार्यक्रम ब्रिट कार्ड के लिए एक मिसाल बन सकती है। मुंबई की अपनी हालिया यात्रा के बाद स्टारमर ने भारतीय मॉडल से प्रेरणा लेते हुए ब्रिटेन में एक अनिवार्य डिजिटल पहचान योजना ब्रिट कार्ड शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। आधार से प्रेरणा, ब्रिट कार्ड का लक्ष्य अलग। सफलता की सराहना। स्टारमर ने भारत के आधार की सफलता की तारीफ करते हुए कहा कि यह कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में सफल रहा है। नीलेकणी से मुलाकात। अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान स्टारमर ने आधार को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी से मुलाकात की। उन्होंने उनसे ये समझने की कोशिश की कि भारत ने इस विशाल प्रणाली को लगभग 1.4 अरब निवासियों तक कैसे विकसित और पहुंचाया। आधार का उद्देश्य। 15 साल पहले शुरू हुई आधार प्रणाली प्रत्येक नागरिक को 12 अंकों की बायोमेट्रिक आईडी देती है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाती है। ब्रिट कार्ड का उद्देश्य। स्टारमर ने स्पष्ट किया कि जहां आधार का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी लाभ पहुंचाना है, वहीं ब्रिट कार्ड का शुरुआती और मुख्य इस्तेमाल अवैध प्रवासी श्रमिकों को रोकने और देश में अवैध काम पर नकेल कसने के लिए किया जाएगा। बिना इस डिजिटल आईडी के ब्रिटेन में नौकरी करना अनिवार्य रूप से कठिन हो जाएगा। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर बहस। निजता की चिंता। स्टारमर के इस कदम ने ब्रिटेन में गोपनीयता, प्राइवेसी और संभावित सरकारी निगरानी को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। गोपनीयता के पैरोकार संभावित निगरानी और डेटा के दुरुपयोग की चेतावनी दे रहे हैं। जनता का घटता उत्साह। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि स्टारमर की घोषणा के बाद से डिजिटल आईडी के प्रति जनता का समर्थन कम हुआ है। ब्रिटेन सरकार का स्पष्टीकरण। गोपनीयता की चिंता पर जवाब देते हुए ब्रिटेन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ब्रिटेन का प्रस्तावित ब्रिट कार्ड आधार की तरह बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट शामिल नहीं करेगा। इसमें समावेशिता और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासनिक लाभों पर जोर। आधार की डेटा सुरक्षा और सेवा से इनकार के मामलों को लेकर आलोचना भी हुई है, लेकिन स्टारमर ने इसके प्रशासनिक लाभों जैसे प्रशासनिक लागत कम करने और भ्रष्टाचार घटाने को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि भारत का अनुभव ब्रिटेन के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है। स्टारमर ने ब्रिट कार्ड के रोजमर्रा के उपयोग का भी बचाव किया।
उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों को बच्चों के स्कूल दाखिले या किसी चीज के लिए आवेदन करते समय पहचान के लिए कई दस्तावेज ढूंढने की हताशा से मुक्ति मिलेगी। आव्रजन प्रवर्तन से जुड़ाव। स्टारमर ने ब्रिट कार्ड प्रस्ताव को आव्रजन प्रवर्तन से भी जोड़ा है। उन्होंने कहा कि ये फ्रांस जैसे देशों के साथ व्यापक प्रवासन समझौतों के हिस्से के रूप में अवैध काम के खिलाफ उपायों को मजबूत करेगा। सरकार पर दक्षिणपंथी दलों का भी दबाव रहा है कि वे गलत पहचान का उपयोग करके काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों पर नकेल कसें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की मतदाता सूची में 96 लाख फर्जी मतदाताओं के शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है और इसे क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कोशिश बताया है। उन्होंने चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए सवाल किया कि वो मतदाता सूची को शुद्ध किए बिना स्थानीय निकाय चुनाव कैसे कराएगा। राज ठाकरे के मुख्य आरोप और बयान। फर्जी मतदाता। राज ठाकरे ने दावा किया है कि आगामी चुनावों के लिए महाराष्ट्र की मतदाता सूची में 96 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई में 8 से 10 लाख और ठाणे, पुणे तथा नासिक में 8 से 8.5 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं और ये हर गांव और शहर में किया गया है। क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कोशिश। ठाकरे ने कहा कि ये सब क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कोशिश का हिस्सा है। मतदाताओं का अपमान। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता सूची में हेराफेरी करके चुनाव कराए जाते हैं तो ये मतदाताओं का सबसे बड़ा अपमान है। चुनाव आयोग को चुनौती। मनसे प्रमुख ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची को शुद्ध करने से पहले ये दिखाना चाहिए कि वो स्थानीय निकाय चुनाव कैसे कराता है। उन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पहले सूची शुद्ध करने की मांग की। लोकतंत्र पर सवाल। ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि आप वोट डालें या न डालें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैच फिक्स हो चुका है। ये कैसा लोकतंत्र है। विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया और मांग। राज ठाकरे की मनसे के साथ साथ शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने हाल ही में राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की थी। इन विपक्षी दलों ने दावा किया था कि मतदाता सूची में विभिन्न पदों और विधानसभा क्षेत्रों में डुप्लीकेट नाम हैं। विपक्ष ने ग्रामीण और शहरी निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची में सुधार करने और गड़बड़ियों को दूर करने की मांग की थी। चुनाव आयोग का जवाब। महाराष्ट्र में ग्रामीण और शहरी निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाने हैं। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल मतदाता सूची से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूचियों में सुधार और अपडेट सुरक्षित ढंग से किया जा रहा है। मनसे कार्यकर्ताओं को निर्देश। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के बूथ स्तरीय एजेंट्स को संबोधित करते हुए मतदाता सूची की जांच करके फर्जी मतदाताओं का पता लगाने को कहा।